धातु अधातु एवं लवण का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल साइंस राजसा पर। वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे धातु के प्राकृतिक उदाहरण, खनिज उदाहरण। प्राकृतिक उदाहरण क्या होते हैं, जो प्रकृति प्राप्त होते हैं, और एक होता है खनिज धातु। खनिज धातु मतलब होता है जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं हो, जो प्रयोगशाला में बनाया गया हो, मतलब जिसमें संश्लेषित किया गया हो, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, या फिर हम बोल सकते प्रयोगशाला के द्वारा बनाया गया हो। खनिज मतलब ये हुआ जिसमें इसमें आप याद करें, ट्रिक ये है, जैसे आप एग्जाम में कोई पूछ ले कि इसमें खनिज अम्ल कौन सा है और प्राकृतिक अम्ल कौन सा है, तो आप एग्जाम्पल सीधा ये दोगे जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं हो ना। देखोगे HCl है, इसमें कार्बन नहीं है। H2SO4 इसमें कार्बन नहीं है। SNO3 इसमें कार्बन नहीं है। H2CO3 इसमें कार्बन नहीं है। HBr इसमें कार्बन नहीं है। ठीक है, जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं हो उसे हम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? तो यदि आपसे कोई पूछे खनिज का उदाहरण क्या है, जिसमें जो प्राकृतिक रूप में उपस्थित नहीं हो, जिसमें खुद मानव द्वारा बनाया हो, जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं हो। और प्राकृतिक अम्ल का उदाहरण देखें, जैसे ये हो गया टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, इमली टार्ट्रिक अम्ल, संतरा साइट्रिक अम्ल, सेब मौलिक अम्ल, ये सारे। जैसे ये देखेंगे दही में प्राकृतिक हम देखते हैं ना, दूध दही छाछ, इसमें जो दही में होता है लैक्टिक अम्ल, ये एक प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है। दही देखेंगे तो, और जैसे एक हम सब्जी खरीदते हैं जो बोलते हैं टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। इमली पेड़ पौधों से मिलती है ना हमें। और एक संतरा साइट्रिक अम्ल, और दही में लैक्टिक अम्ल। सीटी का डंक, जो सीटी चलती है वो प्राकृतिक रूप में डंक दिया ना। जैसे कोई सीटी है और सीटी को हाथ में लेते हैं, हमें डंक मार देती है, मतलब काट देती है, तब क्या होता है, सीटी एक प्रकृति की है ना, या प्रकृति रूप से हमें ऐसे मिल गए, उसमें डंक मारने में थोड़ी बहुत जलन होती है, तो वो मतलब सीटी की डंक फॉर्मिक अम्ल के कारण जलन होती है। यदि आप सवाल पूछे जब सीटी काट देती है तो कौन सा अम्ल स्रावित करती है, कौन सा अम्ल होता है, तो फार्मिक अम्ल होता है। फिर वो हरी मिर्च में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। और वापस यही SBr, HCl, बोलूं SI, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सारे एग्जांपल खनिज है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, SNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये हो गए खनिज अम्ल के उदाहरण। देखो ये आपको नोट्स बनाना जरूरी, लिखने हैं। आपके एग्जाम में सीधा या सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, या फिर बोले सीटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो आप सीधा बोलोगे फॉर्मिक अम्ल। याद होना चाहिए। जैसे दही में लैक्टिक अम्ल, सेब में पूछे तो मौलिक अम्ल। ये आपसे सवाल में पूछूं, यदि देखो फलों को काटना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन सेब को काटने के बाद थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं उसका रंग चेंज हो जाता है, भूरा हो जाता है। ये किसके कारण होता है? मौलिक अम्ल के कारण। मौलिक अम्ल क्या करता है, वायु के संपर्क में आकर रासायनिक अभिक्रिया कर देता है ना, इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। हम बोल सकते हैं कि सेब में मौलिक अम्ल के कारण होता है, तो ये याद करना पॉइंट है। और हरी मिर्च में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और नींबू में साइट्रिक अम्ल, ये भी। और एक और सवाल है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, और नींबू में साइट्रिक अम्ल। ये इंपॉर्टेंट है, और ये आप सभी लिखे मेरे हिसाब से। कुछ जो नोट्स बना रहे प्रॉपर उस सेम लिखिए, और जो नहीं बना रहे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट सीटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। ये आपको नोट्स करना है, नोट्स बनाना जरूरी है। और ये हो गया सिरका, ये हो गया नींबू, और एक टमाटर या इमली, दोनों में से आप ये लिख दीजिए। ये भी बनाइए नोट्स आप। और आगे हम पढ़ेंगे सार के लवण, जो मतलब सार होते हैं, कौन से प्रबल सार होते हैं, कौन प्रबल सार नहीं है, वो देखते हैं। ये बनाइए नोट्स, फिर बाद में लेक्चर स्टार्ट करते हैं ना। जैसे NaOH, KOH, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि पोटेशियम होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, और सोडियम तो अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि ये प्रबल सार है। जैसे OH माइनस से जल्दी से दे देते हैं, है ना। तो अब हम आगे देखते हैं। आई होप बना दिया होगा आपने, तो वीडियो बना दिखाई दे रहा है ना, जल्दी बना दो, है ना। और आगे बढ़ते हैं सार, प्रबल सार और दुर्बल सार।
तो स्टार्ट करते हैं सार के उदाहरण। वैसे मैंने आपको समझा दिया था सार, पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन फिर भी वापस बता देता हूँ। सार उदाहरण NaOS, जिसमें OS है ना, तब समझ लेना ये सार का उदाहरण है। ठीक है, ये समझना जरूरी है, एग्जाम में पूछ ले कौन सा ये अम्ल है सार है, तो आप बोल सकते हो OS है मतलब सार है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों बहुत प्रबल सार है। प्रबल सार क्या होते हैं, दुर्बल सार क्या होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए आप। CaOH2, MgOH2, कौन सा AlOS। ये वीडियो नीचे आ रहा है ना, साफ साफ इतना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ साथ बना दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, साथ साथ में उतारते रहो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये नोट्स बना लो। इसमें हम बोल सकते हैं कि प्रबल अम्ल, इसमें ये दोनों प्रबल अम्ल हो गए, मतलब प्रबल सार। सॉरी यार, क्या हो रहा है सुबह सुबह, नहीं OS इसमें आता है वो क्या बोलते हैं, सार। तो हम बोल सकते हैं ये प्रबल सार, ये दोनों। मैंने आपको उदाहरण में उस टाइम समझाया था, क्या समझाया था, कान्हा का मंगल जैन पेन प्रभु है क्योंकि एंग्री एंग्री। उसमें भी देखा था अधिक क्रियाशील कौन आया था, पोटेशियम, सोडियम। तो मतलब ये अधिक क्रियाशील है, तो हम बोल सकते हैं कि ये OS मैंने जल्दी दे देंगे, आयनाइजेशन जल्दी फॉर्म में हो जाएगी, है ना। तो बोल सकते हैं कि ये OS दे देगी, और इसमें OS एक ही देंगे, मतलब इसमें OS एक रखेगा। बोलते हैं यार अब नहीं देते, एक पास में रखते हैं, OS एक कम देते हैं आयन, और ये जल्दी है फटाफट OS जितने हैं दे दो यार। ठीक है, ये आयन अलग, ये आयन अलग, तो मतलब ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील, और ये कम है। तो मतलब हम इतने ये बोल सकते हैं कि ये क्या बोल सकते हैं, ये दुर्बल सार है। और ये हो गए प्रबल सार। प्रबल सार और दुर्बल सार, ये भी आप नोट्स बना लो। फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जल्दी बनाओ। सिंपल सा ट्रिक था, वो याद हो गया, मैंने अभी भी समझाया। पोटेशियम जो अधिक अभिक्रियाशील प्रबल सार होता है। अब हम देखते हैं कि यदि हम अम्ल और सार को अभिक्रिया आपस में करवा देते हो,
अभी तो हम अलग अलग देख रहे थे ना, अब हम देख लेंगे जब अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया करवा दे तब क्या बनेगा। यदि मैं आपसे बोलूं अम्ल एवं क्षार दोनों को आपस में अभिक्रिया करा दे तब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तब क्या बनेगा। सबसे पहले बनेगा लवण। ये आप देखिए ना, लवण और जल बनता है। जैसे एग्जांपल ले तो अम्ल एवं जल, अम्ल एवं जल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। अब हम इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं उदासीन किरण, मतलब जिसमें लवण बन गया न तो पीएच मान 7 हो गया। पीएच मान 7 कैसे हुआ आप मुझे ये बताओ। इसमें मतलब न तो ये एक लवण का उदाहरण है। मैंने आपसे एग्जाम में मतलब कमेंट में बोला था कि जो नमक होता है वो कौन सा उदाहरण है, सार का है, कमल का है या फिर उदासीन है, कौन है। आपने बताया था कमेंट में, नहीं अभी मुझे वापस बताओ। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार दोनों को मिलाने पर कौन सी अभिक्रिया बनती है, उदासीनीकरण। आप परिभाषा देख सकते हो कि वो अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अम्ल एवं क्षार को एक साथ अभिक्रिया कराने पर लिंक डालनी पड़ेगी ना, एक साथ अभिक्रिया करवाने पर लवण एवं जल बनता है। मैं इंक डालता हूं तब तक आप ये लिखिए ना। अम्ल क्षार एवं लवण की अभिक्रिया को लिखनी है। क्या होता है, इसमें अम्ल और क्षार को अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनते हैं ना। जैसे अम्ल का उदाहरण एक बताइए आप। जिसमें अम्ल एवं लवण, जिसमें अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करें जैसे बोल सकते हो उदाहरण HCl, ये क्या था, अम्ल था, और NaOH ये एक क्षार था। अब क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस, ये लवण बना देगा। लवण मतलब नमक, NaCl प्लस
जल बना देगा। ये देखो OH और H क्या बनाएंगे, OH प्लस OH माइनस H प्लस, ये दोनों आपस में जल बना देगी। और जो ये Na प्लस और Cl माइनस, ये दोनों आयन में टूट जाएंगे। समझ में आया? OH माइनस बन जाएगा और Na प्लस बन जाएगा, H प्लस बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा। प्लस माइनस अभिक्रिया कर देंगे, H प्लस और OH माइनस क्या बनाएंगे, H2O, और Na प्लस और Cl माइनस NaCl बना देंगे, है ना। अभिक्रिया समझ में आई ना, सभी को समझ में आई? NaCl कैसे बना, समझ में आया ना, पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। NaCl प्लस H2O बोल सकते हैं कि ये अभी तक समझ नहीं है, दोबारा समझाता हूं। देखो ये H प्लस Cl माइनस टूट जाएगा, Na प्लस OH माइनस टूट जाएगा, तो Cl माइनस और प्लस Na प्लस, प्लस माइनस अभिक्रिया कर देंगे, हमेशा प्लस माइनस ही होते हैं ना, तो NaCl बना देगा ये, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, दो ऐसे H2 और O, मतलब ये जल बना देगा, है ना। ये आप नोट्स बनवाना, नोट्स कल बनाओ। बोल सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम बोल सकते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस ये जल बना देगा, सोडियम क्लोराइड। प्लस जल बना देगा, है ना। ये इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आप सभी ने उतार दिया होगा उदासीन अभिक्रिया, वो अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार एक साथ अभिक्रिया करवाने पर लवण और जल बनते हैं, जो इसका एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या अम्ल और क्षार हो गए, आगे हम लवण एवं जल, उसके साथ एक और देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण कैसे होता है। उदाहरण से हम जैसे हाइड्रोजन हेडिंग लिखिए, H2 है हाइड्रोजन गैस का निर्माण, हाइड्रोजन गैस का निर्माण। क्या होता है, देखो एक सबसे पहले हम लेते हैं परत नली, इस पर क्या होता है, H2SO4 का विलयन लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, H2SO4, H2SO4 का विलयन लेते हैं और उसके अंदर जिंक के टुकड़े, जिंक के टुकड़े इसके अंदर डाल दें। जैसे ही जिंक के टुकड़े H2SO4 के अंदर डाले हमने, ठीक है, जैसे ही हमने H2SO4 के विलयन में जिंक के टुकड़े इसके अंदर आए, जो यहाँ पर 4 टुकड़े थे वो इसके अंदर आ गए। समझना पड़ेगा आपको, जो यहाँ पर जिंक के टुकड़े थे वो H2SO4 के विलयन में, H2SO4 के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर थोड़े टाइम बाद अभिक्रिया हम देखते हैं,
थोड़े टाइम बाद हम अभिक्रिया देखते हैं, 5 मिनट बाद हम देखते हैं कि जब हम तीली लेते हैं हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। थोड़े टाइम बाद यदि हम देखेंगे, इसको देखेंगे 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, तब क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद, ठीक है, जैसे ही नोटिस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, H2 गैस बाहर निकलती है। अब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, दिखाई तो हम देख तो नहीं सकते आंखों से, कैसे बोलेंगे कि ऑक्सीजन गैस, अब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो मतलब इसे हम बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट। जैसे हम माचिस की तीली होती है ना, जिसका काम होता है जलाना, वो जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे तीली, पॉप की आवाज से, पॉप की आवाज से मतलब ध्वनि उत्पन्न होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी। आप एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो ये, जिसमें ध्वनि उत्पन्न होगी पॉप, उसके साथ फिर जलेगी, पॉप ध्वनि के साथ जलेगी, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि जब पहले आप ये एक्सपेरिमेंट उतारिए, जो मतलब नोट्स नहीं बना रहे ना वो उतारिए, फिर परिभाषा पूरी लिखते हैं ना। ठीक है, जो उतार दीजिए, जो एक्सपेरिमेंट सिर्फ नोट्स नहीं बना रहे, जो सिर्फ रफ कॉपी में, वो इतना जरूर लिखे, और जो रफ कॉपी में नहीं लिख रहे वो उसको चित्र बनाना ही है, वो भी बनाइए, उसके साथ हम लिखते हैं इतना बनाइए। चित्र बना दिया होगा, नहीं वीडियो पॉज करके बना दो, है ना। अब हम पूरा एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। जब परख नली में H2SO4 का विलयन लेते हैं, H2SO4 का विलयन लेते हैं, और उसमें कुछ जिंक के टुकड़े, जिंक के टुकड़े डालने पर थोड़े टाइम बाद, थोड़े समय पश्चात माचिस की तीली परखने के पास रखने पर पास लाने पर पॉप ध्वनि के साथ तीली जलती हुई आवाज आती है। पॉप ध्वनि के साथ तीली जलती हुई आवाज आती है। इतना उतारिए आप, फिर बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये पहले नोट्स बनाइए ना। ठीक है, ये लिख दीजिए, उसके साथ अभी जो चित्र बनाया था ना वो भी साथ बना देना। ठीक है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये आप उतारिए, जैसे मैं वहां पर चित्र बनाता हूँ, सेम वही है ना। जैसे ये परखने लिए इसमें H2SO4 है, H2SO4, ये 4 है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ
जिंक के टुकड़े हैं, जैसे ही मैं इसके अंदर डालूंगा, ठीक है, तो जैसे जिंक के टुकड़े डालने पर और थोड़े टाइम बाद यहाँ पर मैं यदि थोड़े टाइम बाद देखेंगे ना, अर्थात नहीं, बिक्री होने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसको प्रूव करने के लिए वहां से इसकी तीली यहाँ पर रखूंगा तो पॉप आवाज के साथ जलती हुई आवाज आती है, पॉप, ऐसे जलती हुई माचिस तीली जलती है। ये भी आप लिख दीजिए, तीली ये बनाइए। उसके बाद देखते हैं कि हमने प्रबल सार और दुर्बल सार तो पढ़ दिए, लेकिन प्रबल अमल और दुर्बल अमल पढ़ने हैं, वो पढ़ेंगे हम। ये आप एक उदाहरण लिखना है, वो लिख देंगे, है ना। जल्दी उतारो आप। ठीक है, उतार दिया होगा नोट सभी। वीडियो पॉज करके, जो नहीं लिखे वो वीडियो पॉज करके बना देना ना। प्रबल अमल, ये थोड़ा पीछे रह गया था भाग। प्रबल अमल जो आयनीकृत, जो जल्दी आयनीकृत हो जाता है ना, आयनीकृत अधिक होता है, जो आयनीकृत अधिक होता है। जो H+ आयन ज्यादा देता है, तो H+ आयन अधिक देता है। एग्जाम्पल, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। दूसरा HNO3, तीसरा क्या होगा, H2SO4, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। और नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये आप उतारिए। अब हम पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का वही है जो आयनीकरण कम होता है, H+ आयन कम देता है, ठीक है। ये आप उतारे नोट्स। दुर्बल अम्ल यहाँ लिखते हैं या फिर यहाँ पर वीडियो यहाँ पर आ जाएगा साहब, यही उतारते हैं ना, ये उतार दीजिए जल्दी आप। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, HCl, HNO3, H2SO4, ये सारे उदाहरण हो गए। उनतीस मिनट का वीडियो हुआ है ना। क्या दिक्कत ये रहती है, कभी वीडियो चलता चलता बंद हो जाता है। अभी कई बार ऐसा हुआ, मैं पूरा लेक्चर ले लिया, फिर बाद देखा कि यार वीडियो कल बोलता हूँ ओके भाई कल मिलते, ऐसे जैसे ही बोलता हूँ ना, पीछे देखता हूँ वीडियो बंद। तो कभी कभी ये चेक करना पड़ता है कि वीडियो बंद तो नहीं हो गया बीच में। अभी तो नहीं हुआ, 29 मिनट चल रहा है ना। तो अब हम पढ़ेंगे
दुर्बल अम्ल, दुर्बल, इसमें ज्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है। दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल याद करना और प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल याद करना। दुर्बल अम्ल का विशेषकर याद करना क्योंकि एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। सबसे पहला ऑक्जेलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरा होगा लैक्टिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, इसके परिभाषा लिखे तो क्या होगी? वो अम्ल जो कम आयनीकृत होता है, कम आयनीकृत वो कम H+ आयन देते हैं। ये बनाओ आप नोट्स। दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल दो तो याद करने हैं, जो ऑक्जेलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, और ये बोल सकते हैं कम आयनीकृत होते हैं और ये कम H+ आयन देते हैं। ठीक है, जैसे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल हो गए। अब हम देखते हैं सांद्र अम्ल, मतलब जो सांद्र और तनु, वो भी देखेंगे। वो बहुत आसान है। देखो ये आप बना दिए नोट्स, लिख दीजिए, उदाहरण जरूर लिख देना आप, है ना। अब हम टॉपिक देखते हैं सांद्र और तनु। सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल का मतलब होता है जिसमें अम्ल ज्यादा हो, जिसमें अम्ल ज्यादा हो और पानी कम हो, पानी कम हो। ये अब समझाने के लिए, जिसमें अम्ल ज्यादा हो और पानी कम हो। जैसे हम देखते हैं ये बीकर है, पानी विलायक है, पानी ज्यादा होगा, हर में यही देखते हैं ना ज्यादा, लेकिन इसमें उल्टा होता है। सांद्र मतलब अम्ल ज्यादा होता है। जैसे ये एक विलयन था, ये एक पानी है और ये एक अम्ल है, अम्ल। ये अम्ल ज्यादा हो, ठीक है, समझने के लिए अम्ल ज्यादा हो। एक देसी एग्जांपल ले, जो अल्कोहल, कोई ऐसे होते हैं ना, आपने देखा होगा कि जब घर में पार्टियां चलती है, पिताजी वगैरह पार्टी करते हैं नहीं करते? सर हमारे घर में नहीं होता है। आपने शादी में देखा होगा, कभी कोई देखा होगा जब कोई पार्टी अल्कोहल पीता है, कोई, जैसे ये अल्कोहल है, कोई पीता है ना, हम नहीं, कोई पीता है, और ये पीना भी नहीं चाहिए यार। कभी कभार गम भुलाने के लिए नहीं पीना चाहिए, कभी नहीं पीना चाहिए। कोई धोखा दे दे तभी भी नहीं, कभी कभार कोई धोखा दे दे तो भी नहीं पीना है, कभी याद करना है ना। जैसे ये गिलास है, गिलास का पुरुष ही बनाओ सर, है ना। ये फ्यूचर है, नहीं ये फ्यूचर नहीं है। ये गिलास है, इसके अंदर यदि इतना अल्कोहल है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया, बाकी मिक्स हो जाते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे पानी भी मिक्स हो जाते हैं, लेकिन मैं अलग बता रहा हूँ, ठीक है। किसी ने पानी बहुत डालते ही नहीं है, कोई अल्कोहल पानी डालते ही नहीं, बिना अल्कोहल पीते है ना। कोई अल्कोहल पानी डालता है और किसी ने बहुत कम डाला, न के बराबर, इतना सारा अल्कोहल है, इतना सा पानी डाला, ये ऊपर वाला, ये अल्कोहल। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक सांद्र अल्कोहल है, मतलब ये सांद्र विलयन है, बोल सकते हैं ना, ये मतलब ये सांद्र है। तो मतलब इसका कहने का मतलब यही है जिसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित हो,
समझे आप मेरी बात? तो यही है सेम टू सेम। परिभाषा लिखिए जिसमें अम्ल ऐसा विलयन जिसमें कम मात्रा में अम्ल हो, कम मात्रा में क्या हो, पानी हो। कम मात्रा में पानी हो या अधिक मात्रा में अम्ल अधिक हो। ऐसा विलयन सांद्र विलयन, समसांद्र। ठीक है, लिख दो क्या? अब हम पढ़ते हैं तनु विलयन, हमारे यहाँ बोल तनु अम्ल, ये लिखो आप। और जैसे इसका उल्टा हो जाएगा तनु वाला, ठीक है, सांद्र वाला नोट्स बना दो। अब पढ़ते हैं तनु। वीडियो को पॉज करके बना देना है जो लगातार बना रहे हो। तनु अम्ल जिसमें अम्ल इसमें ज्यादा थे, इसमें कम हो जाएगा, और पानी अधिक हो जाएगा। इसमें पानी क्या होगा? अधिक। जैसे कोई अल्कोहल लेता है उसमें पानी बहुत ज्यादा मिलाता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जैसे उदाहरण, इतना सारा पानी है, ये क्या है? पानी। ये है अम्ल, अम्ल। समझ में आया? जिसमें अम्ल अधिक हो, ऐसा विलयन क्या बोलता है? तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। ठीक है, ये आप समझ में आ गया होगा। ये जल्दी नोट्स बना हुआ है ना, उतारिए आप, चित्र पे बनाना है। वीडियो साफ है एकदम, फोटो सही आ रहा है साफ। ये आप उतार दीजिए नोट्स, वीडियो पॉज करके, और आगे हम पढ़ेंगे जो सार होती है वो धातु के साथ अभिक्रिया करती है, तब क्या प्रोडक्ट बनता है वो देखते हैं ना। सार धातु के साथ अभिक्रिया करती है या नहीं करती, पहले ये बताओ। सार नहीं करती, पक्का? सोच लो एक बार। सार हमेशा धातु के साथ अभिक्रिया करती है या नहीं करती है? सार धातु के साथ अभिक्रिया करती है, करती तो क्या बनाती है, करती है या नहीं करती है? बताइए आप, जल्दी बताओ। सार अभिक्रिया करती है या नहीं करती? पहला करती है या नहीं, हाँ या नहीं, जो कमेंट कीजिए आप। मतलब ये जो पहला ऑप्शन जो कमेंट करेंगे ना, वो मैं बोलूंगा मेरा फास्ट स्टूडेंट है, क्योंकि अभी तक किसी का पढ़ने वाले का सही कमेंट नहीं आया है। बड़ी दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अध्याय नया है इसलिए है, लेकिन पता नहीं ये आएंगे या नहीं आएंगे, इसका आप दीजिए। वैसे अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहले शुरुआत आप तक वीडियो पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यदि आपके पास पहुंचता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि जैसे ही लाइक करोगे तब दूसरों के पास आएगा। ठीक है, तो आप यार, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ भेजना। ठीक है, स्टार्ट करते पहले वो बताओ, करती है या नहीं करती है? अलग अलग ऑप्शन उत्तर आए होंगे, किसी ने बोला होगा नहीं, किसी ने बोला होगा। तो मतलब ज्यादातर सार जो धातु अभिक्रिया नहीं करते, और कुछ करते हैं, जैसे NaOH सिर्फ ये ही अभिक्रिया करता है। और क्या बनाते हैं, किसी ने बोला होगा लवण,
प्लस हाइड्रोजन गैस। ये किसका उत्तर है मुझे बताइए आप। किसी का ये उत्तर आया है? जो भी कमेंट बता देना ना, कमेंट में देखेंगे हम, कमेंट में फिर बाद में इसका उत्तर बताऊंगा, है ना। कमेंट जरूर करना आप। NaOH प्लस धातु और क्षार, ठीक है। और धातु ले लेते हैं जिंक। सर एक ही धातु है हमारी, जिंक नहीं, धातु बहुत है लेकिन हमारी फेवरेट है ना जिंक। ये क्या होगा, यह अभिक्रिया करके आपस में क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, Na2Zn प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। ये इतना याद नहीं हो रहा है ना, इतना लिख देना, सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम जिंकेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक और के साथ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये उतारिए आप। ये क्षार धातु प्लस लवणीय हाइड्रोजन गैस बनाती है। और अब हम देखेंगे कि जो धातु होती है, मतलब ये जो अम्ल होते हैं, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएंगे। ये थोड़ा लेंथी पार्ट है तो ये मतलब इतना समाप्त होता है, आगे हम पढ़ेंगे। ये अभी पढ़े हैं नेक्स्ट, ये थोड़ा बड़ा भी है और ये हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो वीडियो कल आएगा, ये अम्ल और धातु की रिएक्शन जो कैसे होती है, क्या होता है, वो सारी डिटेल पढ़ेंगे। और पढ़ाई करते रहो। और मतलब एक और छोटा निवेदन है, आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है ना, वो आप नया बैच भी स्टार्ट होगा जिसके अंदर मतलब हम ये देखेंगे कोई भी बैच मतलब फ्री है आपके लिए, जो अभी भी है, जो 2 दिन 3 दिन जो कुछ नियम बनाएंगे लाएंगे बैच, जिसके अंदर जो भी डाउट आता है आपका, वो डाउट आप व्हाट्सएप पर फोटो भेज सकते हो। सर ये समझ नहीं है, ये समझाना है, पूरा समझो। मैं मेरे आपको नंबर सेंड करूंगा, ठीक है। तो आप मुझे बता देना कि ये पार्ट है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन व्यूज कम आ रहे हैं तो मतलब थोड़ा टाइम पोस्टपोन करते हैं और देखते हैं ना। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। और एक छोटा लास्ट निवेदन चाहते मैं ये बोल रहा हूँ कि आप वीडियो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब न करना भूलना। और जो भी आपके साथ है, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बोलना कि अब पूरा सिलेबस होगा और डाउट भी सॉल्व हो रहे हैं, तो ये भी जरूरी है ना। क्योंकि ये होता है डाउट समझ नहीं आता, पूरा लेक्चर पढ़ देते फिर बाद में यार एक पॉइंट, अब हर किसी का कोई एक वीक होता है, मतलब किसी को वो समझ में आ जाता है, किसी को वो नहीं आता है। तो मतलब जो भी समझ में नहीं आ रहा है सीधा यार ये बोलो, ये सर समझ नहीं है, पूरा समझाओ, तो आपके लिए वापस समझाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो और नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।